नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से। आप लग दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो यूजीसी की नई गाइडलाइन जिनको लेकर के इस समय बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, खास तौर से सवर्ण समुदाय की ओर से। तो एक तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई गाइडलाइन है क्या। दूसरे, इनको अगर इक्वलिटी के नाम पर लाया गया है तो इसमें इक्वलिटी दिखाई कहाँ दे रही है। ये तो एक तरफा दिखाई दे रहा है और जो सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट या टीचर या प्रोफेसर या प्रधानाचार्य होंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में, उनको तो डे वन से, यानी जिस दिन इसको लागू किया गया 15 जनवरी को, 13 जनवरी को इसकी गाइडलाइन आई, 15 को लागू किया गया, तो डे वन से ही उनको एक तरफा अपराधी मान लिया गया। नंबर दो, 2012 में जो नियमावली लागू की गई थी, अगर झूठी शिकायत किसी के खिलाफ की जाती है तो उसकी भी सुनवाई होती थी, जिसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई जा रही है। अब ये प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे कौन-कौन से नियम हैं, एक तो हम जरा उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 2, इस देश में 90 के दशक में जो हाल हुआ था, आरक्षण जिस तरीके से लागू किया गया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट रिपोर्ट लागू की गई थी, उस समय देश का नौजवान ही उबल पड़ा था, सड़कों पर आ गया था और आत्मदाह तक की नौबत आ गई थी। ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों निर्मित की जा रही हैं? हालांकि निशिकांत दुबे को आगे किया गया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, कहा है कि नहीं नहीं, सभी समाज, वर्ग, समुदाय, जाति, सबको इक्वल जो है हक दिए गए हैं। लेकिन जो नई नियमावली लागू की गई है, खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, उसमें कहा गया है कि नए नियम के नियम 3C को ये मनमाना है, भेदभावपूर्ण है, असंवैधानिक है, इसको रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना फैसला देगा। लेकिन मेरे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हैं, विद्वान जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नए नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसके प्रभाव क्या होंगे हर तरह के, कैंपस के भीतर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी, समाज पर भी और राजनीतिक रूप से भी। तो सबसे पहले मैं धीरेन्द्र पुंडीर जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी, आपने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं, तो थोड़ा सा जरा बताइए कौन कौन से नियम हैं जिनको लेकर के खास तौर से ऐतराज है और ये क्यों इसमें डाले गए हैं, जरूरत क्या थी। आप म्यूट हैं शायद। दरअसल ये स्टूडेंट्स गाइडलाइंस पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती रही और इस पर जब से आपने रोहित वेमुला और एक सलीम तड़वी, पायल सलीम तड़वी की मदर ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था कि किस तरह से उनकी बेटे को उन्होंने तो बड़ा अलग सा ही वो हुआ था जब उसने सुसाइड किया था रोहित वेमुला ने, तो उसके पास इस बात का कोई ना तो प्रमाण था, ना उसने अपने सुसाइड नोट में इस बात का कोई जिक्र किया था कि उसको कोई जातिगत टिप्पणियां या उन सब के चलते उसको झेलना पड़ा, बल्कि उसने उन वामपंथी और संगठनों के बारे में जरूर उससे पहले लिखा था कि जिनकी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। दूसरा ये था कि वो एससी समुदाय से भी नहीं था, वो एससी एसटी से नहीं था, वो ओबीसी समुदाय से था, लेकिन माँ के उससे उसने एक फोर्ज वो करके एडमिशंस था, वो एक तरह से कहा जाए। लेकिन उस पर आपने देखा जब जबरदस्त तरीके से उस समय पूरे देश में चर्चा हुई, फिर वो कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस मांगी क्योंकि एक ब्रॉडर इशू उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजों पर। फिर उसके बाद समय समय पे सरकार वहां गई तो उन्होंने इस अपनी तरफ से ही सरकार ने
कहा कि हम इस पर गाइडलाइंस बना रहे हैं। आपको याद होगा इस पूरे मसले में बाद में जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने संसद में बाकायदा बहुत जबरदस्त तरीके से रोहित वेमुला वाले पर अपना जवाब भी दिया था। तो उस वक्त भी बहुत सारे विपक्षी संगठनों ने सवाल उठाने शुरू किए थे और वो मतलब उससे पहले ही आरोप लगा रहे थे, बंद नहीं हुआ था। उसी तरह से सलीम पायल तडवी जो है उसकी मदर ने ये कहा कि उसकी बेटी को इंस्टीट्यूशंस में वो झेलना पड़ा है एक धर्म के आधार पर और उसके चलते। और इस बात को बहुत अरसे से लंबे समय से ये जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ केस था, लेकिन सरकार ने जब 2023 में आई तो उन्होंने ये कह दिया कि हम अपनी तरफ से गाइडलाइन ला रहे हैं। तो इससे पहले जो प्रपोज था लेके यूनिवर्सिटीज गाइडलाइन जारी करती हैं अलग अलग समय पर, तो उसमें ये था कि अगर कोई इस तरह का बिल है तो उसमें पिछली बार जो दिखाया गया था उसमें ये था कि कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ पनिशमेंट होगा, ये होगा क्योंकि वो होगा। वो इस बार पूरी तरह गायब है। दूसरा, इसमें ओबीसी और उन समुदाय को जोड़ा, इसमें दिव्यांग भी जोड़ा, तमाम चीजें जोड़ा, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह का क्लोज नहीं है जो बाकी सबको इक्वल करता हुआ दिख रहा हो। इसमें इक्विटी की जगह दी गई कि साहब इसमें तमाम चीजें होंगी। अगर कोई भी ये सोचता है या उसके पास इस तरह का कोई उसको लग रहा है इस तरह से कि उसके साथ जातिगत तौर पर या उसका भेदभाव और उस सब में, और जातिगत किनको ये फील हो सकता है, ये हो सकता है एससी एसटी और अब उसमें ओबीसी जोड़ दिया गया। ओबीसी फिर उसमें ईडब्ल्यूएस भी, वैसे तो वो बहुत ही एक उलझी हुई कहानी है, लेकिन जो सबसे मेजर बात थी कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस विशेष ध्यान देने का मतलब ये है कि आपने ये मान के चल गए कि जो लोग इनके खिलाफ होगा, मतलब कोई भी सपोज कीजिए अभी हम अक्सर देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, खासतौर से जेएनयू में देखेंगे या कहीं भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज जादवपुर या तमाम जगह में, जिसमें वो नारे लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, या वो सब चीजें कि कौन रहेगा अंबेडकर और ये। तो इसमें इसमें विशुद्ध तौर पे वो जातीय नारा लगा रहे, लेकिन वो जिनके खिलाफ नारे लगा रहे उनको कोई अपमान फील नहीं होना चाहिए। उनके लिए इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको तो इसके वो लायक ही है। वो मतलब ये बिल जो है ये बताता है कि चूंकि उनके लिए ये बहुत कॉमन है और उसमें वो किसी के खिलाफ जाके शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन वहां एक लड़का और लड़की अगर ये सिर्फ शिकायत कर दे, कोई लड़का या कोई लड़की जाके कि साहब ऐसा ऐसा, और वो अभी बहुत सारा विस्तृत तौर पर खुल के नहीं दिया है कि उसका क्या क्या होंगे, उस पर तो फिर कमेटी खुद से तय करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होंगी उसके आधार पर पहले भी जो जुर्माना होगा या सजा क्या होगी तो वो देखेंगे, क्योंकि सिर्फ केस में ही आप लीगल पीनल उसमें जा सकेंगे, क्रिमिनल केस में। लेकिन बाकी सब में तो भाई ओबीसी वाले में आप क्या करोगे, ओबीसी वाले में आपको धमकी वो दी जाएगी, लेकिन जो ज्यादा ज्यादा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा कि भाई जुर्माना दे दिया जाएगा या आपको रेस्टिकेट किया जाएगा, ये तमाम चीजें की जाएंगी। तो ये एक यहाँ तक भी बस था। उन्होंने जो ये यूनिवर्सिटीज ने प्राइवेट तमाम इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो इतना एक डेस्पोटिक तरीके से होगा कि जिसके पास कोई है ही नहीं। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आपको उसको एक जैसी कमेटी है, कमेटी को 24 घंटे में एक्शन लेना है, उसके बाद कमेटी फॉर्म होनी है, उसके बाद जांच होनी, इनिशिएशन करना, और जो इसको इंस्टीट्यूट करने में रह जाएंगे, विफल होंगे, उनके खिलाफ बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन होंगे, यहां तक कि मान्यता तक कैंसिल करना होगा, उन पर फाइन होंगे। ये तमाम चीजें इस तरह से कर दी कि जो सामान्य वर्ग का छात्र है, अगर कोई सामने जो जिन वर्गों के नाम लिखे हुए हैं, अगर उनमें से कोई ये भी चाहता है कि वो एक चाय पे शर्त लगा ले कि मुझे इस लड़के का, जो सामान्य वर्ग का या लड़की का कैरियर खराब करना, या इसने मेरा विलफुली जो मेरा मोटिव है उसको पूरा नहीं किया है, तो भी वो जाके कह सकता है और कह देगा कि साहब इसने ऐसा ऐसा किया। तो आप सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इस तरह का नहीं, कि इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है कि 24 घंटे में आप कमेटी बैठाएंगे, आप जांच इनिशिएट करेंगे, फला करेंगे और शुरू हो जाएगा। और वो मान लीजिए 1 महीना 2 महीना जो भी जितना भी उसमें समय देके खत्म करना है, आप उसके बाद झूठ कहते हैं, मान लीजिए उसमें झूठ पाया गया, वो चूंकि झूठ होगा मान लो ज्यादातर केसेस में, तो वो क्या होगा कि उसके बाद उसको कह देंगे कोई बात नहीं बेटा, तुम अगर तो 15-20 दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी तैसी में हो गई तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और वो लड़का आराम से या लड़की आराम से हंसते हुए चली जाएगी, अगले दिन किसी दूसरे से शर्त लगा के ये करेगी। तो एक टारगेटेड समुदाय है सवर्ण, मतलब ऐसा तो वैसे कोई कैटेगरी भी नहीं है, वो कैसे करेंगे, कास्ट वाइज है, सवर्ण को कैसे उसमें
सारे जनरल होंगे, जनरल कैटेगरी में जो भी होगा, जो अपनी कैटेगरी नहीं बताता वो तो जनरल में ही जाएगा। भाई जो ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं लगा रहा वो तो जनरल में ही जाएगा ना, वो तो जरूरी नहीं कि कुछ हो। तो ये सब चीजें एक फ्लॉज है, लेकिन ये इंटेंशन दिखाता है कि किस तरह से जो ये सरकार है वोकिज्म का पूरे कंप्लीट एजेंडे को इस देश में लागू कर रही है। इसी को लेकर सब लोग जो है विरोध में है, तमाम लोग इसके खिलाफ भी खड़े हुए, क्योंकि सिर्फ सवर्णों के साथ नहीं, अगर ये किसी ओबीसी को भी टारगेट करता दिखता तो उसके खिलाफ भी खड़े होते, क्योंकि इस देश में धीरे धीरे जातिगत प्रावधानों को खत्म किया जा रहा था। मतलब जाति जो है, आप देख रहे थे कि जाति कॉलेजों में कम होती जा रही थी। लोगों का सीधा मतलब यह है कि आपने दो वर्गों में पहले तो पूरा का पूरा कैंपस बांट दिया, पूरे स्टूडेंट पूरे देश में, पूरे देश के लोगों में ये लागू होगा, हर इंस्टीट्यूट में होगा, जो भी ग्रेजुएशन के होंगे सब होंगे। तो उसमें आपने सीधे सीधे तौर पर एक वो जिनको हमेशा ये माना जाएगा चाहे जो भी हो यही ऑपरेशर्स हैं इनको, और जो लोग चाहे वो कुछ भी कर दे वो ओप्रेस्ड रहेंगे लगातार। मान लीजिए अदिति मिश्रा जो जेएनयू में दिख रही थी, वो जो नारे लगा रही है, तो वो उसके साथ कुछ भी होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और जो वहां जिनके नारे चल रहे और जो लोग चाहे वो मारे पीटे, जैसे बापसा का भी देखा आपने, लखनऊ का एक बड़ा केस भी हुआ है, उस लड़के को ये कह के मारा पीटा ब्राह्मण्स है और वो सब है, वो पहला केस शुरू हो चुका, लेकिन उसमें उसको कुछ नहीं होगा। ये वो कहने की बात है कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है दर्शाने की कि साहब नहीं, उनको भी जनरल को भी नियम मालूम, वो उनको भी ये अधिकार प्राप्त है, तो सबको मालूम है, फिर भी सबको अधिकार मालूम है। जैसे आर्टिकल 14 की वो कहानी सुना रहे थे निशिकांत दुबे, तो वो तो पहले से ही है, सबको मालूम है, तो फिर इनको अलग देने की क्या जरूरत है, उसी के आधार पर कार्रवाई हो जाएगी जो आप कह रहे हो। तो ये सब एक बड़ा फ्रॉड है, फॉल्स है, और इसमें बड़ा ही खतरनाक तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो सवर्ण जो कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, मुझे लगता है कहना चाहिए, उन सब के लिए इन फ्यूचर एक गले पे उनकी घंटी बांध दी है कि वो निकले तो लोग कह दें ये सवर्ण है, और ये जरूर हर हालत में छेड़ेगा, परेशान करेगा। ये आप भी जानते हैं, माछरा में कौन आदमी कर सकता है बताइए, बड़ौत में किसके अंदर हिम्मत होगी कि वो जाके किसी जाट स्टूडेंट को परेशान कर देगा या क्या कर देगा, इटावा में किसके पास होगी। ये अलग अलग जगह है, लेकिन जो लोग बैठे वो कमरों में बैठे थे, एसी कमरों में बैठे हुए थे, और उनको मालूम था इस देश को टुकड़ों में कैसे बांटना है, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के साथ से मिलकर आराम से उन्होंने इसको शानदार काम को अंजाम दिया। जी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे हैं धीरेन्द्र जी। भट्ट साहब, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी, इस वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर में सुरक्षित वातावरण देने के नाम पर यह किया गया है, और दावा क्या किया जा रहा है कि जाति आधारित भेदभाव खत्म होगा, समाप्त होगा। सवर्ण वर्ग जो है उसका कहना यह है कि ये तो सामान्य वर्ग विरोधी है सीधे सीधे। ये क्यों मान लिया गया कि जो सवर्ण सामान्य वर्ग है वो ही ज्यादती करता है, वही अत्याचार करता है, उस पर कोई अत्याचार नहीं होता, उस पर कोई गलत यौन उत्पीड़न के और दूसरे आरोप नहीं लगा सकता है। ये तो बड़ा वाहियात नियम बना दिया गया है एक तरीके से। आपको आवाज आ रही है भट्ट साहब? जी, अभी लगता है उनका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। धीरेन्द्र जी, आप ही इसका जवाब दीजिए। जी जी भट्ट साहब, आपने पूरी बात सुन पाए? आपका ऑडियो को डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, ये जो मामला हुआ है, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा एक इडियम है, इट्स ए केस ऑफ डेस्पोटिक बेनोवेलेंस। यानी ये एक तरह की परोपकारी निरंकुशता या दयालु तानाशाही का केस है कि इसमें से और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, ये गाइडलाइन क्या है, इसके प्रोविजन क्या है, ये तो धीरेन्द्र जी ने बता दिया। सबसे बड़ी जो बात चिंताजनक है कि इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 12 साल से कह रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम, इसने ये साबित कर दिया है कि जो पंच मक्कारों का जो इकोसिस्टम है, आपका मुल्ला, मार्क्सवादी, मैकाले, मिशनरी और मीडिया,
ये अभी भी कितना प्रभावशाली है एजुकेशन वर्ल्ड में कि ये सीधे सीधे ये जो एंटोनियो ग्राम्सी का जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद है, जिसको वोकिज्म कहते हैं, और वोकिज्म से जो एजेंडा निकला है, जो पूरे यूरोप और अमेरिका में इस समय धुआंधार तरीके से चल रहा है, जिसका नाम है DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड आइडेंटिटी। तो इसमें इक्विटी की बात बहुत की गई है, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 1990 अगस्त में मंडल लागू करने की घोषणा हुई थी। आज उसके 35 साल बाद ये इस तरह की गाइडलाइन जारी हो रही है। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसने इसी तरीके का कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की थी, और उसमें ये प्रमाइस था कि अगर कहीं दंगा होगा तो हिंदू चूंकि बहुमत में है वही दोषी माना जाएगा। वोकिज्म का जो सिद्धांत है कि अगर मुसलमान अगर माइनॉरिटी में है तो वो कितना भी बम फोड़ डाले और कितनी भी जो है वो आत्मघाती खुदकुश हमलावर में लोगों को मार दे, लेकिन चूंकि मुसलमान माइनॉरिटी में है तो मुसलमान को ही हमेशा पीड़ित या ऑप्रेस्ड माना जाएगा। एग्जैक्टली ये उसका जो है आदर्श रूप से उसी DEI के एजेंडा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो स्टेट से गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती उसको रोक दिया कि आप ये सब हटाइए अपने यहाँ। और यही लोग जो है अक्टूबर 7, 2023 को जब फिलिस्तीनियों ने, हमास के आतंकवादियों ने एक दिन में 1200 यहूदियों की हत्या की थी, और उसके बाद जब इजरायली सेना ने उसके जब जवाबी कार्रवाई की तो पूरे यूरोप की राजधानियों में, बड़े शहरों में, अमेरिका में ये सारी जो यूनिवर्सिटियां हैं इनका गढ़ बन चुकी हैं मार्क्सवादियों का। ये लोग हजारों की संख्या में 1-1 लाख लोग जुलूस निकाल रहे थे। ये यही वोकिस्ट थे और ये यही सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। भारत में भी इनकी पकड़ कितनी मजबूत है और इनका कितना इन्फ्लुएंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के स्तर पर एक नेशनल पॉलिसी को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक नेशनल पॉलिसी को किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट केवल समाज को तोड़ने के लिए होगा। और हैरत है मुझे धर्मेंद्र प्रधान जैसे मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 12 साल से इतना परिश्रम कर रहे हैं कि समाज में जाति मजहब के भेदों को कैसे खत्म किया जाए, और वो केवल बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वगैरह की। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, करीब 48 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुका है। उसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको उसकी जाति या मजहब के आधार पर इस योजना का लाभ नहीं मिला। उस सरकार में एक ऐसा मंत्री बैठा है जो बिल्कुल जो है जैसे कि मेयर है लंदन का साजिद खान, वो जो है पक्का जिहादी है, और जितने वोकिस्ट हैं, जो सांस्कृतिक मार्क्सवादी हैं, उनका वो मसीहा है। या जो ममदानी मेयर बना है, मेयर न्यूयॉर्क का, उसका एजेंडा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में चल रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर बहुत दिन से ये बात चल रही है कि रोहित वेमुला बिल लाया जाए, और जैसे जो गाइडलाइन है यूजीसी की, उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। एग्जैक्टली इसी लाइन पे कर्नाटक असेंबली में बिल आ रहा है। अभी कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस की सरकार ने ये बिल पास नहीं किया, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी हिंदुत्व वाली सरकार के शिक्षा मंत्री ने कर्नाटका से भी आगे जाकर के ये रेगुलेशन का जो है आदेश जारी कर दिया। ये बड़ी हैरत की बात है। तो इसका मतलब ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये वामपंथी जिहादियों का, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, वो उसको तरह तरह से उन्होंने हजारों बार कहा है। कभी खान मार्केट गैंग कहा है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है, कभी आंदोलन जीवी कहा है। अब तो लग रहा है कि ये खान मार्केट गैंग ही शिक्षा लगता है कुछ नेट की प्रॉब्लम है। बड़ी हैरत की बात, सिचुएशन में इतने बड़े मंत्रालय की नीति को वो जो बदल सकते हैं। भारत में 150 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं।
आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अब आ रही है। वो बीच में कुछ दिक्कत थी, ये देखिए वॉइस में गड़बड़ हो रहा दिक्कत। है आज। जी अब आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। जी ट्रेन फ्रीज है अभी। अब ठीक है, अब बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। धीरेन्द्र जी, उन तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। आप ही के पास आते हैं। किस दबाव में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं? रोहित वेमुला प्रकरण पर जो पार्लियामेंट में हंगामे हुए थे, उस समय पार्लियामेंट भी नहीं चलने दी गई थी, बाहर भी हंगामे हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, एक पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया गया था। मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी और साजिशन एक कोशिश हुई थी कि ये पिछड़ों, दलितों और जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके खिलाफ काम कर रही है। रोहित वेमुला को जानबूझ करके एससी बताया गया था, जबकि वो पिछड़े वर्ग से था, जैसा आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा। तो ऐसा क्या प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर? क्या गवर्नमेंट में कोई जिसको हम बौद्धिक कहते हैं, वो तत्व नहीं है? और अगर ये संसदीय कमेटी के सामने भी गया है, वहां भी विचार विमर्श हुआ है, जिसमें बीजेपी के भी 2-3 सदस्य थे, रविशंकर प्रसाद से लेकर के बांसुरी सुषमा स्वराज तक। तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर? और इस तरह का भेदभावपूर्ण, जिस पर बवाल होना ही था, जिस पर सवाल उठने ही थे, ऐसे नियमों को इन्होंने संस्तुति क्यों दी? दरअसल इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह से, जैसे कहा जाता है कि एक आदमी पे डिपेंड हो गई है या एक या दो लोगों के आधार पे ही चलती है। बाकी सब लोग इसमें किराए के वर्ती के हैं, जिनको मालूम है जीतना तो मोदी को जीतना, हारना तो ऐसी तैसी में जाए, हमसे क्या लेना देना, हम तो यहाँ ऐश करने के लिए आए हैं। आप सोचिए, जिस एजेंडे में दिग्विजय सिंह जिस राज्यसभा की समिति का अध्यक्ष हो, उसको तो हर एक शब्द पर, कोमा पर, ब्रैकेट पर, सब पर उनको घंटों बात करके, और अगर इतने मूर्ख हैं तो उनको बाहर जाके समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसे कुछ तो लोग होंगे ये, लेकिन वो पहुंच रहे होंगे दिलीप मंडल के पास, उसी से समझ रहे होंगे। दरअसल इस तरह के हो सकता है कि ये सरकार का, अब देखिए जिस दिन ये बिल हुआ था उसी दिन मैं हंस रहा था, क्योंकि मैंने ये बाकायदा अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि अब सरकार की हैसियत और हिम्मत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आप देखिए जिस बिल पर अभी तक कांग्रेस या तमाम पार्टियां शांत हैं, खामोश हैं, आपको उस तरह की कोई चीज दिख नहीं रही होगी, क्योंकि उनको मालूम है ये सरकार पीछे हटेगी तो वो अटैक करेंगे, उनको मालूम है घुटने के बल गिरेगी। अगर ये देखिए, सिर्फ वो अलग बात है कि लोग इतने परेशान हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनको मालूम है कि उनकी बेटियां शिकार हो रही हैं एक तरह से, उनको मालूम है उनके घरों पर कब्जा हो रहा है, उनको मालूम है उनके कॉलेजों में मजार बनी हुई हैं, उनके घरों पे उनको मोहल्ले के मोहल्ले छोड़ने पड़ रहे हैं, कैराना से लेके कहीं चले जाइए, उनको घरों के बाहर बिकाऊ और पुलिस वाले में भर्ती हो या कहीं किसी पोजीशन पे बैठा हो, वहां सब जगह जिहाद, चाहे वो डॉक्टर दे दो, कुछ भी दे दो, वो सब चल रहा है। तो वो अपने खौफ में, डर में, अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ राजपूतों के कुछ वोटों ने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सबने दिया होगा या जो होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा बहुत सारे लोग होंगे यहाँ गाने गाने वाले लोग होंगे, तो दर्शकों में से भी आके निकल के बोलने लगे, लेकिन मैं पिछले 27 साल से यही कवर करता हूं, तो मुझे मालूम है कैसे कवर होती हैं चीजें। मैं सहारनपुर के उस गांव से देखा था, उस रैली से, और उस रैली की भीड़ को देख के मुझे हैरानी थी, जहां अपने आप ट्रैक्टरों से लोग आ रहे थे, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, तो मैं हैरान था, मुझे लगा कि ये दे ही नहीं सकता वोट, राजपूत कैसे वोट करेगा एंटी उसमें। लेकिन सहारनपुर, कैराना और तमाम चीजें, मेरठ, आप होते चले जाइए आगे तक, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 10 से 20 से 30% ही वोट। मैं तो इवन दो पूरण सिंह के गांव में गया, जो किसान यूनियन वाला जो विरोध कर रहा था, वहां उसके गांव में बीजेपी को वोट पड़ रहा था। बिरालसी है, मेरा ही गांव के बराबर के गांव के है, लेकिन आप ये सोचिए वहां फिर भी वोट किया था, यानी इतने वोट के डिवीजन से ही ये सरकार घुटनों के बल आ गई
और उस पे नहीं आई। मतलब सिर्फ कोई उसमें कोई बहुत वो नहीं था, कोई ऐसा मास नाराजगी भी नहीं थी। एक बार यहाँ से ये शुरू हुआ, क्या नाम, एक अफवाह सी शुरू हुई, और जबकि सीटें उतनी दी गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई राजपूतों के साथ, लेकिन एक खेल शुरू हुआ तो वो हुआ। अब ये तो पूरे मास लेवल पे है, और ब्राह्मण्स के नाम से तो आपको समझ रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक पहले से उसमें है, उनको सबको आपने वैसे कर दिया। तो ये सरकार कैसे इसको किया होगा ये समझ में मतलब बहुत बहरहाल आप सरकारों से अलग भी कर दें तो बच्चों के साथ क्या आप कर रहे हो आपको मालूम नहीं है, आप क्या करना चाहते हो। और चूंकि वोटों के लिए आपको लग रहा है कि महामानव लगातार जीतते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। अब वो पीछे घुटनों के बल जैसे ही जाएंगे, अगर इसको पीछे करते हैं तो वो अटैक करेंगे, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें ये कहा गया कि भेदभाव को किसी भी अनुचित, पक्षपाती या भिन्न व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया। अब ये बताइए भिन्न व्यवहार किसमें तय करेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। अब अप्रत्यक्ष में क्या क्या हो सकता है कि मैं मेरे घर में बैठ के दूध में चाय मिलगा, चाय की पत्ती में तेज दूध डाल रहा हूं, वो भी किसी का अपमान हो सकता है क्या, अगर किसी को ये फील होने लगे। मैं बात उसमें कह रहा हूं, लेकिन ये तो आप ये कह रहे हो ना कि वो अप्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष कैसे साबित करोगे? जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता जैसे आधार पे इन मूर्खों को ये मालूम होना चाहिए कि जो धर्म ये कह रहा है कि 5 बार में कि बाकी सब झूठे हैं, बाकियों के कोई खुदा नहीं है, वो कोई ये कोई जाति नस्ल पर वो ये कोई ओबीसी का स्टूडेंट कह सकता है क्या हिंदू कि साहब ये लोग ऐसा कह रहे हैं 5 बार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे भगवान के साथ हो रहा है क्या? शिक्षा में समान समता को बाधित करे, मानव गरिमा को ये सब चीजें दरअसल जो जो वहां टारगेट किए गए हैं 20%, 22% जो अपर कास्ट का वो है, उनको अलग अलग तरीके से लगातार किया जा रहा है। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनको ये लगता है कि उनके ऊपर ये देश में जो जिहादी अटैक, इसको भी बचाना है, फला भी करना है, ये करना है, और उनको फिर बच्चों को आगे जाके, मैं किसी कास्ट वाइज नहीं कह रहा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये अगर किसी ओबीसी को करता तो भी बोला जाता, किसी को भी होता। ये तो इन्होंने एक तरह से 20% घेटोइजेशन की शुरुआत की है, और आगे आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि प्रत्येक संस्थान को जो इक्विटी का जो हिसाब है उसमें इनको ईओसी के तहत प्रत्येक समान केंद्र स्थापित करना होगा। अब ये जो इतनी बड़ी कहानियां हैं इसमें कि जिस आज स्टूडेंट को आप चाहे पकड़ लो, समता समिति अध्यक्षता करेंगे खुद संस्थान का प्रमुख, उसमें अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं अनिवार्य रूप से, समावेशी निर्णय प्रक्रिया शुरुआत हो। आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि ये क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को क्या पागल किसी ने कहते हैं कि काटा है कुत्ते ने, लोग तो कहावत तो यही है कि वो ऐसे में क्योंकि बच्चों को बताया कोई विरोध करेगा किसी आपत्तिजनक चीज का, और मान लीजिए हम एक ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पिछड़े ओबीसी, और चूंकि बहुत सीधा स्ट्रक्चर है, हालांकि बहुत सारे लोग जो अब इसको लेके हल्ला मचा रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें ओबीसी को बहुत दिक्कत आएंगी, हम लोगों के तो स्टूडेंट ही कम है। ये बात बिल्कुल सही है, हो सकता है ये बात सही है, लेकिन आप उनके दिक्कत आने पे भी आप ही को करना पड़ेगा ना बातचीत, बातचीत तो होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। यूजीसी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति होगा, अनुपालन ना करने पर क्या क्या होगा, यूजीसी योजनाओं से बहिष्कृत किया जा सकता है, डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने पर रोक लग सकती है, यूजीसी मान्यता से किया जा सकता है। ये नियम, इससे नियम सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि परिवर्तनीय बन जाते हैं। ये कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि साहब वो जो है कोई मतलब ऐसे ही कि आप इसको जैसे नेग्लेक्ट कर दो, नहीं। आप अगर इसमें कुछ भी करेंगे तो आपके संस्थान की वो खत्म हो सकती है, मान्यता तक जा सकती है। ये सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि जो झूठी शिकायतों वाला हटाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है कि झूठी शिकायतों वाला हटाया गया है, और उसने किसी भी आदमी को अब ये बचाने से, मतलब आप ये सोचिए कि चाय की, मैं तो ये मानता हूं कि चाय के कप पे हो सकता है बाद में उस बच्चे को ये एहसास हो जिसने वो शर्त लगा के किसी एक बच्चे की जिंदगी खराब की हो, लेकिन उस समय तो वो कर ही देगा भाई, उस समय तो वो कर ही देगा ना। इसमें तो मैं देख रहा था कुलपति तक को जवाबदेह बनाया गया है, प्राचार्य तक पूरा को का जवाब। पूरा है। हाँ, पूरा का पूरा है। और ये इसमें सब में
दिग्विजय सिंह इस समिति का चेयरमैन था, जिसने जो है, तो सबको मालूम होना चाहिए। दरअसल इन लोगों को अब चूंकि वापस लेने की हैसियत मुझे तो नहीं लगता कि इसकी होगी, मुझे नहीं लगता। और इसीलिए जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि उसको कांग्रेस सरकार ने कहा होगा, फला ने कहा होगा। वो आराम से उनको मालूम है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये जानते हैं कि उनको ये मालूम है कि ये रोएंगे, मुसलमान वाला मुद्दा ऐसा है, उनको लगता है कि इनके लिए सिविलाइजेशनल संकट है, फला है, और मोदी, तो इसीलिए उनको मालूम है। जी। ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर मामला पहुंच गया है भट्ट साहब, और इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यूजीसी के जो नए नियम हैं, उसमें नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। ये पीआईएल जिसने भी दाखिल की हो, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही अब सरकार इसको विड्रॉ करने के बारे में सोच रही है, या जिन नियमों पर आपत्ति है उनको सुप्रीम कोर्ट से ही रद्द करने के आदेश दिलवाना चाहती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये मामला अब गले में फंस गया है, ऐसा फंस गया है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि जो वामपंथी जिहादी यूनिवर्सिटी का जो गढ़ है, वामपंथी और जिहादियों का गढ़ है, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में, वहां पे बाकायदे दीवारों में नारे लिखे जाते हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मणों वापस जाओ, और फाइट द ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, इसी तरीके के नारे लगते हैं जेएनयू में, और वहां पे बाकायदा छात्र लोग जुलूस निकालते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, दीवारों पे ऐसे नारे लिखे हुए हैं। क्या वो नारे लगाते हैं भट्ट साहब, जो नारे लगाते हैं, और वो जिनको मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जरा उन्हीं को पढ़ लें कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों के बारे में, आर्यों के बारे में क्या कहा था, कि कोई कहीं से नहीं आया, सब यहीं के हैं। इंडिविजुअल थ्योरी को कहा एकदम कपोल काल्पनिक का झूठ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18वीं सेंचुरी में जो अंग्रेजों के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, उनका कहना था कि भारतीयों को, हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण है। जब तक ब्राह्मणों को अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक जो है ये देश ईसाई राष्ट्र नहीं बन सकता। और उस समय से जो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो साजिशें शुरू की, उसको बीजेपी की सरकार आगे बढ़ा रही है। और ब्राह्मणों को जो है समाज में खलनायक बनाने के लिए, उनको विलेनाइज करने के लिए तरह तरह के सामाजिक सुधार मूवमेंट खड़े किए गए, तमिलनाडु में, केरल में, जैसे उसके सबसे बड़े नायक थे ये आपके ईवी रामास्वामी नायकर। तो और उस ये जो कास्ट शब्द है, ये शब्द पुर्तगाल का है। कास्ट शब्द हमारा है ही नहीं कहीं से भारत का, इट्स ए पोर्टुगीज टर्म। और जो अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक ताकतों के एजेंडा को हिंदुत्व की राष्ट्रवादी सरकार आगे बढ़ा रही है, ये सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाला है। मुझे घनघोर आश्चर्य है मुझे इस पे। और लगता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इसका जो अपना वैचारिक किबला है खो गया है, या इसके पास कोई आइडियोलॉजिकल किबला या डायरेक्शन इसके पास है ही नहीं। क्या लगता है पुनीर साहब, आखिर में ये सरकार भी फंस गई है, और अगर ये सब विड्रॉ नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको? इसमें दो बातें हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को क्या भुगतना पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन लोगों को जरूर, आम परिवारों को, खासतौर से उनको जिन लोगों की जिंदगियां इस पे दांव पे लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेके अब पढ़ रहे हैं। अपर कास्ट कोई ऐसी चीज नहीं रह गया, क्योंकि अगर पिछले 40 सालों में सोशल उसके अंदर चेंजेस देखते हैं आप, तो वो चेंजेस हुए हैं। सब लोग जो मध्यम वर्गीय जातियां हैं, जिनको आप ये कहते हैं, वो बहुत बहुत जगह पर बहुत ताकतवर हुई हैं। ऐसा नहीं है, वो पहले भी थी। जो लोगों ने, चूंकि वो उस समय पूरे देश का तो वो किया नहीं गया। सपोज कीजिए 1967 से आज तक आप वहां कौन से मिनिस्टर्स को लाए हो साउथ में? तमिलनाडु में आपने किस ब्राह्मण सरकार को जो है देखा है? हालांकि जयललिता को, चूंकि वो ब्राह्मण वो थी, लेकिन वो
किसी ब्राह्मण होने का नाम पे वहां नहीं थी, वो इसलिए थी क्योंकि एमजीआर की करीबी थी, इसीलिए वो सत्ता में रही हैं, और इसीलिए नहीं है, वहां नहीं है। आप पिछले 35 सालों से इसमें बिहार में किसी अपर कास्ट को नहीं देख रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर रहा हो। आप उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता या फिर अभी योगी आदित्यनाथ को, वो भी अपर कास्ट होने के नाते नहीं। ये पूरी राजनीति 35 से 40 साल तक सिर्फ ओबीसी कास्ट को ताकत दिलाने के नाम पर चलती रही है। अब अचानक आपको ये लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आपने एक ऐसा इंसिडेंट पैदा कर दिया जो धीरे से खत्म होती हुई जाति व्यवस्था को दोबारा से सीमेंटेड करेगा, और इससे सिर्फ उन लोगों को जो इसमें पोप बने हुए हैं, जैसे कहा जाता था कि मधेपुरा गोप का, रोम पोप का, ये सब चीजें, इस तरह के नारे जिनके लिए बने थे, वो उन लोगों को वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और सरकार की अब हैसियत नहीं है, अगर कोर्ट नहीं देता तो मेरा ये मानना है कि ये वापस नहीं ले सकती, इसकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि इसने खुद ऐसी, ये केवल कोर्ट के सहारे से कुछ करेंगे, सरकार की हैसियत तो नहीं है कि इसको वापस ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी, धीरेन्द्र पुंडीर आपका भी, आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल जो आइकॉन है बेल का, उसको दबा दें, ऑल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन मिले आपको। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।